हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट की डेट आ रही है, वैसे वैसे हमारा फिलोसफी लेक्चर भी अपने कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। लेक्चर 23 में दोस्तों हम बात करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स की। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम सिलेबस में हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम डेस्कार्ट्स, स्पिनोज़ा, लेबनीज, लोकी, बार्कले, ह्यूम और कोशिश करेंगे कैंट तक। 7 ये जो थिंकर्स हैं हम आज इनको कंप्लीट कर लें। सेकेंड लेक्चर में वी विल कंप्लीट द वेस्टर्न थिंकर्स। यहाँ तक वी विल कंप्लीट इन 24th लेक्चर एंड देन इन 25th लेक्चर वी विल कंप्लीट द इंटायर टॉपिक। सो विद दिस 25 लेक्चर दोस्तों, फिलोसफी की हमारी ये जो सीरीज़ थी, हमारा जो प्रयास था जस्ट टू कनेक्ट विद आर पर्टिकुलरली विद स्टूडेंट्स जिनके पास समय की काफ़ी कमी है एंड देन दे वांट टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी इन अ न्यू पर्सपेक्टिव, तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, हम अगला कौन सा लें, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है पेपर 4 पार्ट 3 या दूसरा है पेपर 5। अगर आप लोग का इंक्लिनेशन होगा टूवर्ड्स पेपर 5 या पेपर 7 भी आप बोल सकते हैं, इन तीनों में से यू टेल मी कौन सा पढ़ाना है, देन आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। दोस्तों पहले जो हमारे थिंकर हैं हम उनकी अगर बात करें, डेस्कार्ट्स। सो ये इनका जो जन्म है फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जब हम हिंदू फिलोसफी पढ़ते थे तो हिंदू फिलोसफी वर्ल्ड ट्राइंग टू असरटेन एवरीथिंग फ्रॉम पुरुष या ब्राह्मण, माया, जगत या वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है, देन इंड गोल, ये सब बातें होती थी। बट हम जब वेस्टर्न फिलोसफर्स की बात करते हैं, दे आर नॉट हैविंग दिस आइडिया, या इनके जो आइडियाज़ है उसमें इतनी ब्रॉडनेस नहीं है। दे ट्राई टू टच सम ऑफ द एस्पेक्ट एंड देन लीव द अदर टू अनदर वन। इसीलिए हम लोग, याद होगा दोस्तों, लेक्चर 2 में जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो थिंकर्स हैं दे विल टॉक स्पेसिफिक टॉपिक्स ओनली, मतलब इनका एंड टू एंड ऐसा कुछ सोल्यूशन ये नहीं देते हैं और सबका अपना एक थीम है। जैसे डेस्कार्ट्स कहते हैं कि हमको रीजनिंग चाहिए। रीजनिंग का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर सेइंग समथिंग, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, नॉट ट्रेडिशन, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझें तो देखो यार, इनके हिसाब से हमारे पास कोई भी चीज़ को समझने के लिए या कोई भी चीज़ें एनालाइज करने के लिए हम दो तरीके करते हैं। पहला होता है हमारा इंट्यूशन और दूसरा होता है डिडक्शन, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज आज का जो मेरे ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ना, इसके एक तो मेथड ऑफ डाउट और दूसरा आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये दो के दोनों इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही रिलेटेड है। तो कोई भी चीज़ जानने के लिए, टू नो, यू हैव टू सोर्सेस, ठीक है। वन इज इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि यू नो, यू नो इट, यू नो इट मतलब आपको इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ। सिंस यू नो इट, आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू नो समथिंग एंड यू नो समथिंग, इस समथिंग के बेसिस पे अगर आप इसमें रीजनिंग अप्लाई कर दो तो आप क्या करते हो, यू डिड्यूस समथिंग न्यू। इंट्यूशन है, इंट्यूशन में आप कुछ जानते हैं, उस समथिंग से आप कुछ और अगर थ्योरी लेके आ जाते हो, दैट इज बेस्ड ऑन डिडक्शन। तो इनके हिसाब से यही दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक है, तो मैं मतलब मुझे लगता है ये टॉपिक ही खत्म हो गया। तो अगर हम मेथड ऑफ डाउट की बात करें तो इसका पर्पस क्या है यार, इसका पर्पस है टू अचीव एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। एंड ये डाउट करो आप हर चीज़ को, डाउट मतलब वाई वाई, 2 बार वाई लगा दो यार, ऐसा क्यों है, अगर वो वैसा है तो क्यों है टाइप का। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से बोलें, सिस्टमैटिक स्केप्टिसिज्म या मेथड ऑफ डाउट, या तर्क करने के लिए आपको उसमें शक करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस बताते हैं। एक होता है सेंसरी डिसेप्शन, ड्रीम आर्गुमेंट, एवल डेमन हाइपोथेसिस या मैथमेटिकल डाउट। तो अगर हम एक एक करके बात करें, सेंसरी डिसेप्शन का मतलब क्या होगा, याद होगा आपको, हम क्या बात कर रहे थे, ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं। जैसे स्नेक है या रस्सी है, ये हमको इल्यूजन होता था ना। तो आप इस चीज़ को डाउट करो कि वेदर अगर वो रस्सी दिख रही है तो उसके अंदर स्नेक जैसी क्वालिटीज़ क्यों, या स्नेक है या है नहीं है, या जो भी है। मगर ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये जनरली आपको ट्रू नॉलेज नहीं देते। ये आपको याद होगा, ये न्याय भी ऐसा कुछ कहता था, वैलिड नॉलेज की बात करता था।
तो उसके बाद आता है ड्रीम आर्गुमेंट। आप जो आपको लग रहा है कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपको कैसे पता कि आप ड्रीम नहीं कर रहे हो? बिकॉज जब हम सपना देखते हैं तो वो भी हमको क्या लगता है, एकदम रियल जैसा लगता है। सपने में भी हमको लगता है ये हुआ, फिर आपको नींद खुलती है, फिर आपको अच्छा लगता है नहीं नहीं भाई सब ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाउ डू यू नो कि आप ड्रीम में नहीं हो। दूसरा आता है इविल डेमन, मतलब आप हो सकता है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी जाए। नहीं होता है कि आप कोई चीज़ सोचते रहते हैं मेरे साथ ये नहीं हुआ, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो दिस इज एविल डेमन हाइपोथेसिस, मतलब कोई बेस नहीं, बट आपके दिमाग में ये चलता रहता है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है भैया मैथमेटिकल डाउट, मतलब 2+2 4 ही होता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, या होता है कि नहीं। याद होगा दोस्तों, आपको लगता होगा कि हम लोग क्या करते थे, 0/0 क्या होगा, इसको प्रूफ करने के लिए आता था ना, a-b/a-b। इफ a इज इक्वल्स टू b अगर हो तो इन दोनों को काट देने से आंसर 1 आता है, बट 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो मैथ्स वाले वो मेरे इस एग्जांपल को समझेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड्स कहता है। तो इसका अगर हम कंक्लूड करें तो भैया कि हमको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी चाहिए। कैसे मिलेगी? डाउट करके। डाउट कैसे? ये 4 तरीके से। फिर से वो आपको मैं बताऊं, पहला एक पार्ट होगा इंट्यूशन का, दूसरा होगा डिडक्शन। कोई भी चीज़ आई से डी की तरफ जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इंट्यूशन हम करने लगते हैं या जैसे ही हम डाउट करने लगते हैं, तो डाउट का एक लिमिट भी तो होना चाहिए ना। डाउट कहाँ तक? तो ये कहते हैं कि जब आप डाउट करने जाते हैं, आप कोई भी चीज़ अगर डाउट कर रहे हैं तो नेवर डाउट योर सेल्फ। नेवर डाउट योर सेल्फ का मतलब हो रहा है कि एग्जिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा है कि अगर आप डाउट कर रहे हैं, डाउट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो डाउट कर पाएंगे। इसीलिए इनकी जो फेमस लाइन है, ये कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं डाउट करता हूं, देयरफॉर आई एम। अगर मैं डाउट नहीं कर रहा होता या मैं कोई और पर्सन होता तो आप अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट ले कर सकते थे कि वेदर यू एग्जिस्ट और नॉट। बट ये कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब चूंकि मेरे अंदर रीजनिंग की शक्ति है इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, दैट्स इट। इसी को वो बहुत सिंपल तरीके से कहते हैं कि डिस्कार्ड्स कहते हैं कि जब हम हर चीज़ पे डाउट करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये भी करना चाहिए था कि किन चीज़ों पे डाउट नहीं कर सकते। तो किस में नहीं कर सकते? सेल्फ के एग्जिस्टेंस में। इसीलिए कहते हैं कि डाउटिंग रिक्वायर्स थिंकिंग एंड थिंकिंग रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस। जब कोई रहेगा, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होगा, तभी तो वो डाउटिंग कर सकता है। इसीलिए जो डाउट करने वाला है वो अपने एग्जिस्टेंस पर ही डाउट ना करे। इसी को वो कहते हैं कॉगिटो अर्गो सम, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस भी है, बिकॉज ये सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं कि अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तभी आप नॉलेज प्राप्त कर पा रहे हैं, या एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज है। और यही कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग नॉलेज फ्री फ्रॉम डाउट। आपको अपने आप को अलग कर लेना है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये माइंड और बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, बिकॉज इनके लिए जो पूरा का पूरा काम है दैट इज पार्ट ऑफ माइंड। दोस्तों ये 2 पार्ट हैं, अगर आप लिखना चाहें, आप बोलेंगे तो इसका मैं ब्रॉडर नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब 2 पार्ट हैं। आई थिंक मतलब मैं डाउट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तब तो डाउट कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं डाउट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हूँ। सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों स्पिनोजा। स्पिनोजा बेसिकली ये 2 पर्टिकुलर पार्ट्स पे बात करते हैं। एक तो बात करते हैं सब्सटेंस पे, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं ये पैंथिज्म पे। तो सब्सटेंस अगर शुरू करें तो दोस्तों इनका आइडिया बहुत गजब का है। अभी तक के जितने फिलोसोफर थे, अगर मैं थोड़ा सा इनको टाइम लूँ, अभी तक के जितने फिलोसोफर थे वो बोलते थे कि देयर इज मैटर एंड देयर इज गॉड, these are two separate entities, but according to Spinoza God is the only matter। इसी को कहते हैं वो एब्सोल्यूट मोनिज्म। गॉड इज द ओनली मैटर, बाकी जो चीज़ें क्या हैं वो उसके मोड हैं। जैसे आपको याद होगा क्या कि ब्राह्मण और प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित भी नहीं है, ऐसा कुछ हिंदुइज्म में बोलता था। सिमिलर यहाँ पे भी है, बट ये बात करते हैं कि दुनिया में अगर कोई एक मैटर है तो वो है भगवान, और बाकी सब उसकी मोड है। मोड यानी क्वालिटीज। अगर हम इसको सिंपल समझें कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज ईदर सब्सटेंस और अ मोड, या तो ईश्वर है या उसकी क्या कहेंगे उसको क्वालिटीज हैं।
या मोड है, अगर इंग्लिश में ही हम लोग लिखें तो सिंपल है। सब्सटेंस और मोड क्या हुआ, सब्सटेंस क्या है, जो कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, दैट नीड्स नथिंग टू एग्जिस्ट, या कंसीव होने के लिए इसको और चीज़ की ज़रूरत नहीं। मोड क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की, सिंपल। अगर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। बाकी क्या कहते थे कि मैटर अलग है, गॉड अलग है, ये कहते हैं सिर्फ ईश्वर ही एक मैटर है। अब इसको प्रूव भी करेंगे ये। इसी को कहते हैं क्या, सब्सटेंस मोनिज्म, मतलब गॉड और नेचर इज द ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट, बाकी सबके सब क्या है, इसके मोड है, ठीक है। सिंपल, जैसे मान लो हर चीज़ क्या है, ईश्वर है, ईश्वर के सब रूप है, नहीं बोलते आत्मा आत्मा भाई भाई सारी आत्माएं सेम समय आंखों के अंदर, तो ईश्वर है। अब ये प्रूफ भी करते हैं कि हर सब्सटेंस का एटलीस्ट एक ना एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और दो सब्सटेंसेस का एट्रीब्यूट सेम नहीं होता। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज या गुण धर्म, अगर हम हिंदी में बोले तो, ठीक है। ये हर सब्सटेंस का अपना कोई ना कोई क्वालिटी है। दो सब्सटेंस का क्वालिटी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर दोनों का क्वालिटी सेम हो जाएगा तो सेम सब्सटेंस हो जाएगा। और ईश्वर ही इकलौती एग्जिस्टेंस है जिसके पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए गॉड ही एग्जिस्ट करता है। और ईश्वर के अलावा कोई और सब्सटेंस ही नहीं है, बिकॉज सारी की सारी ईश्वर से ही निकली हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये हिंदुइज्म की ओर इशारा कर रहा है। हिंदुइज्म में भी बोलता था सब चीज़ें ईश्वर से निकली हैं, सब चीज़ें ईश्वर में जाके मिल जाती है। और इसी के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दैट इज पैंथिज्म। अब देखो ईश्वर है, ठीक है, तो ईश्वर है और वो एग्जिस्ट करता है और वही सब में है, तो इसका मतलब क्या है कि ईश्वर क्या था हमारे लिए, डिविनिटी था। या अगर हम इसको, गॉड इज ऑल इज गॉड, अगर आप ये लाइन आपको याद है तो आप पैंथिज्म को बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि रियलिटी जो है, आई डिविनिटी यानी ईश्वरवाद और सत्य जो है उस समय का, वो दोनों एक दूसरे के ही समकक्षी हैं, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें इनकम्पास करती हैं और ईश्वर से ही ये निकलती हैं। अगर आप मतलब सिंपल पैंथिज्म को समझना है यार, तो सिर्फ एक लाइन याद कर लो, गॉड इज ऑल इज गॉड, ठीक है। आई होप आपका स्पिनोजा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने सब्सटेंस क्लियर कर दिया, मोड जो कि क्वालिटीज़ हैं, सब्सटेंस मोनिज्म क्या है वो भी हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लेबनीज। अब लेबनीज ये जो पुरानी थ्योरी थी अपनी स्पिनोजा की, उसको ठीक उल्टा तरीके से बोलेंगे। ये बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि चीज़ों का जो निर्माण है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, एंड देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल जो आपस में आके मिलते हैं, जुड़ते हैं। याद होगा क्या, आपको इससे याद आना चाहिए क्या, परमाणुवाद। परमाणुवाद जो वैशेषिक में था वो क्या बोलता था कि छोटे पांच एटम्स हैं, वो आपस में आके डिफरेंट कॉम्बिनेशन करते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। लेबनीज भी सेम चीज़ कहते हैं, मगर ये उसको नाम दे देते हैं क्या, मोनाद। सो मोनाद क्या है, मोनाद क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं जिसको क्या कहते हैं, मोनाद, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि का निर्माण किससे हुआ, इनके हिसाब से, लेबनीज के हिसाब से मोनास के द्वारा हुआ है। और ये जो मोनाद है इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते यार, सेम टू सेम लाइन है जो कि परमाणुवाद हमने पढ़ी थी वैशेषिक में। कई सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी किसी ने एक थिंकर से, ठीक है। अ कंपाउंड सब्सटेंस में बी फॉर्म्ड और एग्रीगेशन ऑफ मोनाड, सेम चीज़। उसमें क्या बोलता था, 5 पार्टिकल्स आपस में आते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, देन उससे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स बनते हैं। बट ये कहते हैं कि डिफरेंट मोनाड्स आते हैं, आपस में बनते हैं। मोनाद जो है वो क्वालिटीज़ में डिफर करते हैं, हर एक मोनाद अपने आप में है, ईच एटम इज़ डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लेबनीज को कंपेयर करूँ तो ये वैशेषिक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अब चूंकि मोनाड्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाना पड़ेगा ईश्वर का, गॉड का। तो देखो मोनाद क्या हो गया, एक माइनट एलिमेंट हो गया जिससे जगत का निर्माण हुआ। देखो मैं एकदम हिंदी वर्ड इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मोनाद क्या है, इट इज़ एन एटम विच हैज फॉर्म द नेचर, ठीक है, थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और दो मोनाद की क्वालिटी सेम नहीं है। अब ईश्वर का रोल क्या है, ईश्वर क्या करते हैं, डिफरेंट मोनाद के बीच में इंटरैक्शन ईश्वर ने प्रोग्राम कर दिया। सिंपल समझ रहे हो, तो इनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो किसके द्वारा प्रोग्राम्ड है, गॉड के द्वारा। कोई चीज़ कैसी बनेगी, किससे क्या होगा, सिंपल है कि आप जाते हैं, आप कपड़े किससे पहनेंगे, किसके पहनेंगे, कॉटन के पहनेंगे। आप मिट्टी के तो कपड़े पहनेंगे नहीं। तो ये जो कॉटन है,
ये प्रोग्राम्ड है आपको कपड़े पहनाने के लिए। और ये फिक्सिंग किसने की, ये कैसे हुआ यूज, तो इसमें आ जाते हैं ईश्वर, गॉड। तो एवरी सब्सटेंस अफेक्ट इटसेल्फ बट ऑल द सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड नेवरदलेस सीम टू कॉजली, कैजुअली नहीं, कॉजली, कॉजेशन वाला जो लाइन है उससे इंटरेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज दे हैव बीन प्रोग्राम्ड बाय गॉड इन एडवांस टू हार्मोनाइज विथ ईच अदर। मतलब अगर हम सिंपल तरीके से सेट करना चाहें कि कौन सी चीज़ का किस प्रकार का यूज़ होगा, वो सारा का सारा ईश्वर ने सेट करके रखा है। और इसी को कहा जाता है क्या, थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। ठीक है, अब उसके बाद यार बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है। ठीक है, इसको अगर हम लोकी जी को अगर हम कंप्लीट करें तो इनका कहना है कि अगर आप जिंदा हैं तो नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल, जिंदा हो तो आगे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है इसकी, तो ये कहता है रेशनलिस्ट डॉक्ट्रिन को करता है, कहता है मेन आर हैविंग सम इनेट नॉलेज, मतलब उनके पास पहले से ही कुछ ज्ञान है जिससे वो चीज़ें जानना शुरू करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझें तो क्या मतलब है कि आपके पास कुछ पहले से नॉलेज है, वो नॉलेज आपको बाकी चीज़ें समझने के लिए कोशिश कर हेल्प करता है। जैसे क्या होता है, आपको फर्स्ट से लेकर के 10th तक सबका सब्जेक्ट सेम होता है। ये क्यों होता है, इसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। तो यही चीज़ कहने का मतलब है लोकी का भी, कि हमारे पास कुछ नॉलेज है और वो नॉलेज क्या है, उसका सोर्स क्या है, एक्सपीरियंस है। और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उसको सेंस करते हैं या उसका परसेप्शन निकालते हैं। ये जब हमारे पास सेट हो जाता है तब हमको पता चलता है क्या, इंट्यूटिव नॉलेज का या एम्पिरिकल रीजनिंग का। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास इस स्टेज में आते आते कुछ ज्ञान है। जब आप इस कुछ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो इस ज्ञान के बेसिस पे आप करते हैं रीजनिंग कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत, और इससे आपको नया ज्ञान प्राप्त होता है जिसको कहा जाता है नॉलेज। तो अगर हम इसको सिंपल बोलें क्या, कि परसेप्शन ऑफ कनेक्शन एंड एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ रिपेंडेंस ऑफ इन, ये सिंपल है यार, कि तुमने क्या किया, कोई चीज़ को तुमने परसेप्ट कर लिया, आपने कोई चीज़ को परसेप्शन आपका बन गया। वो परसेप्शन किस बेसिस पे बना, रीजनिंग के बेसिस पे। रीजनिंग में आप या तो उस चीज़ को एग्जिस्ट करती है बोलोगे या नहीं करती ये बोलोगे। तो सिंपल है, चलो इसको एक सिंपल तरीके से बोलूँ कि अगर बोलो आप गायब हो सकते हो, एक कोई नई इन्वेंशन हुई, आपको बोला गया कि ये इन्वेंशन हुई जिसमें बोला गया गायब हो सकते हो विद यूजिंग सम अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। ठीक है, अब लाइट के अरेंजमेंट से आप गायब हो सकते हो, ये आपके पास क्या आया, फैक्ट। तो आपने कुछ पहले से ज्ञान रखा था किसके बारे में, लाइट के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये आपके पास पहले से ज्ञान था। ये जब आपके पास फैक्ट आया तब आपने क्या लगाया, रीजनिंग की, हाँ ये चीज़ गायब हो रही है, ये चीज़ गायब नहीं हो रही। मान लो कंक्लूजन ये निकला कि नहीं, लाइट के अरेंजमेंट से हर जगह हम गायब नहीं हो सकते। तो अगर आप नो भी आया तो भी तो वो अपने आप में एक ज्ञान है। जैसे जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया था बल्ब जलाने का, तो उन्हें 10,000वां तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पुराने जो टेट्रानाइन वाले जो आइडियाज़ थे वो भी तो उनके लिए नॉलेज का ही काम कर रहे थे ना, कि दीज टेट्रानाइन आइडियाज़ विल नॉट वर्क। सेम गोज फॉर लोकी। और इसको मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि आप एक सिंगल बॉडी सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, उसका कंपैरिजन भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये बात किसकी करते हैं, एम्पेरिलिज्म की, यानी बिलीविंग नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। क्यों, क्योंकि नॉलेज कैसे आता है, दो चीज़ों से आया, एक आपके पास इनेट नॉलेज है, उस इनेट नॉलेज के बाद आपने एक्सपीरियंस लगाया और इस एक्सपीरियंस के बेसिस में आपने कर दी इसकी रीजनिंग, इस रीजनिंग के बाद आपको क्या आया, नॉलेज। सिंपल। अब ये इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट की यार। ये कहता है कि इंसान जब पैदा होता है तब वो ब्लैंक स्लेट होता है। सिंपल है यार, ऑब्वियसली जब वो पैदा हुआ उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता और इसको एक्सपीरियंस मिलते जाता है और वह उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। जैसे अब छोटे बच्चों को देख लो, और ये इसके लिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है हमने ऑलरेडी बता दिया, या तो सेंसेस हैं या तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट परसेप्शन। ठीक है, चाहे वो माइंड का हो, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गन्स का हो। ठीक है, आइडियाज़ ये दो तरीके के बोलता है, एक तो बोलता है बेसिक आइडियाज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं। बेसिक आइडिया सिर्फ सेंसेस को करते हैं कि भैया ये हीट है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये समझ रहे हो, ये अच्छा है या बुरा, ये सारे सारे आपके सिंपल आइडियाज़ हैं। बट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ क्या होते हैं, अब आप सिंपल आइडियाज़ को छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को मिलाते जाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गायब होने वाली बात पे,
कि आपने अपना पुराना जितना भी एक्सपीरियंस था, जो भी नॉलेज था, उसको अप्लाई किया, तब आपने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस के आपने टेस्ट किया, बोला नो इट इज़ नॉट वर्किंग। अब फिर ये बात करते हैं क्वालिटीज़ की, कि इसकी प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी क्वालिटीज़ जो आपको सीधे सीधे दिख जाती हैं, और सेकेंडरी क्वालिटीज़ जो आपको दिखती नहीं है बट आप परसेप्ट करते हो। और इनके हिसाब से कोई भी जो नॉलेज है, ठीक है, आप एब्सोल्यूट ट्रूथ आपको पता ही नहीं चल सकता। यू कैन नेवर नो दी एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। और आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है कंडीशनल। तो जब कंडीशनल चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही काम करते हैं तो वो कैसे सही हो सकता है? एंड देन वो इनेट आइडियाज़ या डेस्करेट का जो रैशनलिज्म था उसको करते हैं कि यार ऐसा थोड़ी है कि बर्थ के साथ ही कोई चीज़ पैदा हो जाती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल है, बिकॉज सारा का सारा बात यहीं आके ख़त्म हो जाती है। इट इज़ अ फैक्ट कि बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, वो एक्सपीरियंस लेते जाता है। और एक्सपीरियंस किससे ही लेगा? सेंसेशन से लेगा, या रिफ्लेक्शन से लेगा, या परसेप्शन से लेगा, और उसी से उसके दिमाग में बिल्डअप होता जाता है। आप चाहे आज देख लो। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे कौन? बार्कले जी। बार्कले जी क्या कहते हैं? एस्से, इस्ते, परसिपी। ठीक है भाई साहब, जो अपने बार्कले जी हैं, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज ये कहते हैं कि अगर आप परसीव किए जा रहे हो, मतलब अगर आप लोगों को महसूस हो रहे हो, आप लोगों को देखे जा रहे हो, देख रहे हैं लोग आपको, परसीव कर रहे हैं कि आपका एग्जिस्टेंस वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तभी आप एग्जिस्ट करोगे, अदरवाइज आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सिंपल। क्या बोलते हैं भैया? ये कहते हैं इफ समथिंग इज नॉट परसीव्ड इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला था जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, वो पिछले से ज्यादा इस पे फिट बैठी है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। ये आपके लिए ट्रिक हो गई। कभी भी बार्कले जी को याद करना हो तो याद कर लो भैया, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। नजर कैसे? परसीव करने से। तो अब कोई भी चीज जो होती है वो या तो हम परसीव करते हैं या तो वो एग्जिस्ट करती है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात। तो हमारा जो माइंड है वो पूरा का पूरा खेल करता है, बिकॉज सारे के सारे सेंसेस परसीव हो रही है नहीं हो रही है, ये सारे के सारे जो सेंसेस हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एग्जिस्टेंस डिफाइन करने के नाम से, कि भैया हो नहीं हो, क्या हो रहा है। तो सिंपल है, इनका जो एक्सप्लेनेशन है सारा का सारा परसीव करने का, वो कहते हैं गॉड के ऊपर है। भगवान जिसको चाहेगा उसको हम परसीव करेंगे, जिसको नहीं करेगा वो उसको हम नहीं करेंगे। और ये बोलता है कि मटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस मत करो। मतलब आप सिंपल अगर हम इसको समझें कि मटेरियलिज्म में लोकी या डेस्कार्ट्स ये क्या बोलते थे? कोई चीज़ है, मटेरियल एग्जिस्ट करता है, फिर हम उसका रीजनिंग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। बिकॉज ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ परसेप्शन। क्यों ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है? आप चाहे देखो या ना देखो, वो तो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप ट्रेन मान लो, ट्रेन आपने देखी, ठीक है, ट्रेन का आपने बाहर वाला हिस्सा देखा, अंदर वाला इंजन नहीं देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो आप। तो ये कहना है मटेरियलिज्म का, ठीक है। लेकिन बार्कले क्या कहता है कि नो फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट आउटसाइड परसेप्शन। रियलिटी क्या है? सारे के सारे आपके दिमाग की उपज है। जो चीज़ आप मान लेते हो एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ आप नहीं मानते हो नहीं एग्जिस्ट करती है। और ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ योर आइडियाज। तो अगर सिंपल बोले, बार्कले का पूरा फोकस किधर है? एक ही ऑर्गन पे, दैट इज माइंड। जो चीज़ आप दिख रही है, जो चीज़ आप परसीव कर रहे हो, दैट एग्जिस्ट। ठीक है। और ये गॉड को भी परसेप्शन में हिस्सेदारी बना लेते हैं। कैसे? कि इफ थिंग्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन परसीव देन हाउ डू दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन अनऑब्जर्व्ड। मतलब सिंपल है कि लोग ने जब परसीव करना नहीं चालू किया था तब से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तब बार्कले जी भगवान को लेके आते हैं। अभी तक यहाँ पे कहीं भगवान नहीं, तो ये लाते हैं कि गॉड परसीव्स एवरीथिंग कंटिन्यूअसली, कि जो चीज़ हम नहीं देखते वो ईश्वर देख लेता है, इसलिए गॉड परसीव्स एवरीथिंग बेसिकली कंटिन्यूअसली। तो सिंपल है कि दुनिया किसके दिमाग में चल रही है? गॉड के दिमाग में चल रही है, जिससे कंटिन्यूटी है। अब अगर हम इसको हिंदुइज्म के वाले फ्रेम से देखें तो क्या होगा? हिंदुइज्म क्या बोलता था कि रियलिटी क्या है, कौन सी चीज़ रियल है, अनरियल है, क्या है, क्या है, इसका इकलौती कौन सी कॉन्शियसनेस है जो सब जानती है? वो है ईश्वर। अब परसीव इंसान कैसे क्या करेगा? वो किस पे डिपेंड करता है? माया पे। तो कहीं ना कहीं बार्कले somehow trying to get that point, but obviously again I will give edge to our own Indian philosophy because they were way advanced to
डिफाइन दिस थिंग्स। अब उसके बाद इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कॉमन सेंस वाली बात है यार कि हाँ ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तब वो एग्जिस्ट करेगी। दूसरा ये साइंटिफिक चैलेंज करते हैं, इनके लेकर के है कि कई सारे फिजिकल लॉज हैं, वो आप चाहे परसीव करो चाहे ना करो। मतलब अगर एक पेड़ है, उसमें लगा सेब है, वो गिरेगा ही, चाहे आप परसीव करो चाहे ना करो। तो कहीं ना कहीं फिजिकल लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके इस रियलिटी के बियॉन्ड हो गए। इनका आज भी कई सारा रिलेवेंस है कि आप मॉडर्न आइडियलिज्म या सब्जेक्टिव रियलिटी थ्योरीज पे बात करते हैं कि आप कोई भी चीज़ आप अपने दिमाग में लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वांटम मैकेनिक्स के में ऑब्जर्वर इफेक्ट करके कोई चीज़ है भैया जिस पे इसका आज भी रिलेवेंस देखने को मिलता है। तो बार्कले के बाद आते हैं दोस्तों कैंट। कैंट जो है वो कहते हैं क्रिटिकल फिलोसफी पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनके कई सारे काम भी हैं जो हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज द सोर्स ऑफ जनरल लॉज। क्योंकि जब तक, अब याद रखो, अभी तक हमने एक्सपीरियंस वाला किसको देखा था, याद करो कि अगर एक्सपीरियंस है तो सिंपल आपको पता है, लोकी बोलते थे भैया, लोकी जी की एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती थी कि एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है। इसी चीज़ का एडवांस्ड वर्जन आ जाते हैं कौन से, कांट भैया। कांट भैया बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कांट जी कहते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज द सोर्स ऑफ जनरल लॉज ऑफ नेचर। मतलब प्रकृति के नियमों को जानने के लिए ह्यूमन का अंडरस्टैंडिंग है, और ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। और इसी से हमारे मोरल लॉ भी बनते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो सिंपल है, अगर हम इसको सिंपल समझने की बात करें, आज हम चीज़ें कैसे जानते हैं, तो कैंट बोलता है कि रैशनलिज्म या एम्पिरिसिज्म सिर्फ रीज़न नहीं है, ये बात करते हैं माइंड जो है, ये माइंड ये दोनों को लेके चलता है, रीजन प्लस एक्सपीरियंस मिला दो, ये हो गए आपके कैंट, ठीक है। इसके भी कई सारी चीज़ें, एक तो प्राइमरी है, एक है पोस्टीरियरी। सिंपल है यार, नॉलेज बिफोर एक्सपीरियंस, नॉलेज फ्रॉम नॉलेज, नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब कि जो चीज़ एम्पिरिसिज्म यानी आपको एक्सपीरियंस से मिली वो हो गया पोस्टेरियरी। अगर आपको कोई चीज़ का नॉलेज एक्सपीरियंस करने की पहले ही है, दैट इज प्रायरी, विच इज़ मैथ्स, सिंपल। उसी तरीके से कई सारे और कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना, न्यूमिना। फिनोमिना है कि वर्ल्ड जो है जैसे हम उसको देखते हैं, न्यूमिना कहते हैं कि जो रियलिटी है वो अननोन है बट है। तो कैंट को मतलब मोटा मोटी इनका जो पूरा का पूरा थ्योरी है दैट इज सिंपल बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको रैशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म, आर प्लस ई, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप लॉज ऑफ नेचर को समझेंगे। जब आप लॉज ऑफ नेचर को समझेंगे तब आपके पास अंडरस्टैंडिंग आएगी राइट और रॉन्ग की, मोरल और इमोरल की, एंड इस बेसिस पे आप अपना वे ऑफ लाइफ डिसाइड करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही तगड़े एग्जांपल्स है जो कि आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। मतलब दीज आर योर बोनसेस विच यू शुड यूज इन योर आंसर्स इवन टुडे एज वेल, ठीक है। एंड लास्ट आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है दोस्तों, दैट इज मिस्टर ह्यूम। ह्यूम साहब जो है, ही इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टिसिज्म, या एक्सेप्टिसिज्म का मतलब यही है कि आपको कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डाउट करने की शक्ति होनी चाहिए। देखो मैं डाउट जब बोलता हूँ तो नेगेटिव वर्ड मत लेना, इट इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग, कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसका कोई बेसिस है कि नहीं है। इफ़ देर इज सम बेसिस देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो स्केप्टिसिज्म क्या है, इट इज़ द फिलोसॉफिकल पोजीशन जहाँ पे क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन और एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब कोई चीज़ सही है या एब्सोल्यूट है, इस चीज़ को हम लेके सवाल उठाते हैं, बिकॉज हमारा रियल या सर्टेनिटी को चीज़ें जानने का देर इज़ अ लिमिटेड। बिकॉज देखो फिर से वापस आते हैं, हम कोई भी चीज़ जानते कैसे, या तो एक्सपीरियंस से या इंट्यूशन से या कुछ और तरीके। ये दो के दोनों कंडीशनल होते हैं, बिकॉज हमारे लिए जो सही होगा हो सकता है दूसरे के लिए ख़राब हो। तो अगर कंडीशनल नॉलेज है तो वो सही या गलत कैसे हो सकता है, इसी सारी चीज़ों को लेकर के ये बात करते हैं एओ ह्यूम। और ये तीन तरीके की बातें करते हैं कि या तो फिलोसॉफिकल हो सकता है, या साइंटिफिक हो सकता है, या रिलीजियस हो सकता है। ऑब्वियसली फिलोसफी में भी जो जनरल बात है साइंटिफिक बेसिस भी हो सकता है। और ये उन्हों गिने चुने लोगों में से है जो कि इम्पेरिकल स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करने का वो बात करते हैं। एंड देन ह्यूम का अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें कि ऑल एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन नॉलेज,
कोई सर्टेनिटी नहीं है कि भाई जो हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है वो सही हो, बिकॉज फिर से इट इज़ ऑलवेज कंडीशनल। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो किसी न किसी कंडीशन के बाद में आ रही है। तो सेल्फ जो है हमारा, जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ये सारे के सारे परसेप्शंस को लेके बनता है, ठीक है। और इसमें मिरेकल होने का कोई स्कोप नहीं है। तो कहीं ना कहीं चूंकि हम कंडीशनल एक्सपीरियंस लेके चलते हैं तो हमारा सर्टेन नॉलेज होना कंफर्म नहीं है, ये बेसिस है स्केप्टिसिज्म का। और ह्यूम कहते हैं कि ऑल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन हैबिट नॉट सर्टेनिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि डेस्कार्ट अलग कहते हैं। क्रिटिसिज्म भी है भैया, एक्सट्रीम डाउट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको डेली लाइफ में कुछ एजम्पशन के साथ चलना पड़ेगा। और आज भी एओ ह्यूम का इम्पैक्ट है। जैसे फिलोसफी ऑफ माइंड में क्या होता है, डिबेट जो है सेल्फ और कॉन्शियसनेस पे होती है। मतलब समझ रहे हो, आप हर चीज़ पे डाउट करते जाओगे तो आप बेटर बेटर रिजल्ट परफॉर्म करते जाओगे, ये बेसिस है एओ ह्यूम का। तो दोस्तों अभी हमने लेक्चर 23 कंप्लीट किया। जैसा कि मैंने बताया 24 में हम कंप्लीट कर लेंगे वेस्टर्न थिंकर्स का पार्ट, एंड देन बाकी जो बटा पार्ट है 25 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको ये पसंद आ रही है हिट लाइक, प्रेस कमेंट अगर आपको कोई और डाउट है, एंड आई बिलीव आपसे मुझे हेल्प चाहिए भैया नेक्स्ट क्या हो, ये आप मुझे बताइए। चलिए, थैंक यू, शब्बा खैर, बाय बाय।